हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पंचायती राज के बारे में जानेंगे पूरा। ये भाग 9 में वर्णित है। अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक इसमें उपबंध किए गए और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 भी पंचायतों के गठन के संबंध में है और ये गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत। अब पंचायती राजों का कुछ इतिहास हम देख लेते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व क्या क्या इतिहास था। प्राचीन काल से ही ग्राम सभा भारत में राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित थी। ग्राम सभा के संदर्भ में चोल काल के उत्तर मेरु अभिलेख में विस्तृत रूप से वर्णन प्राप्त हुआ है, परंतु प्राचीन काल के ग्रामीण राजनीतिक इकाई लोकतांत्रिक नहीं थी। लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार पंचायतों का गठन ब्रिटिश काल में हुआ। ब्रिटिश काल में किसने देखो, अब मैं थोड़ा आगे बता देता हूँ। सर्वप्रथम 1870 में लॉर्ड मेयो ने स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के गठन का प्रस्ताव किया और इसके आधार पर जिला बोर्ड स्थापित किए। किसने किए? लॉर्ड मेयो ने। 1882 में लॉर्ड रिपन ने पहली बार स्थानीय स्वशासन का विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया, जिसके आधार पर एक जिला बोर्ड और तालुका बोर्ड गठन किए गए। इसके अध्यक्ष जनता द्वारा चुने जाते थे। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और इसके प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया। जैसे बिल ऑफ राइट्स को मैग्ना कार्टा कहा गया ना, ऐसे इसके स्थानीय स्वशासन के जो इन्होंने प्रस्ताव दिया था उसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया। 1935 में भारत शासन अधिनियम में प्रांतीय सूची में स्थानीय स्वशासन को स्थान दिया गया, अर्थात इन पर कानून प्रांतों को बनाना था। भारतीय संविधान सभा में गहन विचार विमर्श के बाद पंचायतों को भाग 4 के अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया और 7वीं अनुसूची के तहत इसे राज्य के अधीन रखा गया। मतलब ठीक है, ये राज्य का विषय है पंचायती राज, ये भी याद रखना है। उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है? जो लोकतंत्र का जो निचले व्यक्ति है उस तक करना। जैसे गांव के जो लोग हैं वो लोकतंत्र में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी लेते हैं, जो चुने जाते हैं, सरपंच वगैरह होते हैं, पंच बनते हैं। तो ये सब क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उदाहरण है। इससे लाभ क्या क्या होता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से स्थानीय स्तर पर नीति निर्माण में जनता की सहभागिता सुनिश्चित होती है और इस प्रक्रिया में समाज के वंचित, पिछड़े और शोषित वर्गों को नीति निर्माण में सहभागिता का अवसर प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में इनकी मांगों को नीति निर्माण में सम्मिलित किया जाता है। परिणाम स्वरूप इस वर्ग की स्थिति में सुधार संभव हो पाता है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी इन वर्गों में राजनीतिक चेतना के विकास में सहायक होती है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से स्थानीय संसाधनों का संदोहन संभव हो पाता है, जिससे ग्रामीण विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, जिससे ग्राम से नगर की ओर पलायन कम होता है। इससे एक और नगरों में समस्याओं में कमी आती है तो दूसरी ओर क्षेत्रवाद की समस्या का समाधान भी संभव हो पाता है। वैश्वीकरण के इस युग में ग्रामीण स्तर पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव को प्राप्त करने में पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। पंचायतें कृषि में निवेश, कृषि या औद्योगिक उत्पादन को संगठित विक्रय आदि सुनिश्चित कर सकती है, जिससे न केवल ग्रामीण आय में वृद्धि होगी बल्कि ग्रामीण स्तर पर अवसंरचनात्मक विकास को भी बेहतर होगा। स्वतंत्र भारत में पंचायतों का विकास कैसे हुआ? स्वतंत्र भारत में पंचायती स्तर पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रथम प्रयास सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, जो यद्यपि इसमें पंचायतों के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं था। यह कार्यक्रम गांवों में आर्थिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने से प्रेरित था, परंतु इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता की विकास कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करने की योजना थी, जिससे उनमें राजनीतिक चेतना विकसित हो सके। परंतु यह कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण असफल हो गया। अंततः इसे समाप्त कर दिया गया और इसकी समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। अब हम जानेंगे सबसे पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में बनी थी। यद्यपि यह समिति पंचायतों के लिए सुझाव देने के लिए नहीं गठित की गई थी। किस लिए की गई थी? ये की गई थी सामुदायिक विकास, है ना, सामुदायिक विकास जो चलाया गया था ना, उसके बारे में गठित की गई थी। परंतु इसने फिर भी पंचायतों के संबंध में सुझाव दिए थे। क्या उन्हें दिए थे? 3 स्तरीय पंचायत का गठन किया जाना है, ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर। समिति ने सुझाव दिया कि ग्राम पंचायत को अनिवार्य रूप से 2 महिला और एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति इसमें सम्मिलित होना चाहिए। ग्राम पंचायत योजना बनाने का, खंड पंचायत योजना को क्रियान्वित करने का कार्य करें। जिला पंचायत की भूमिका सलाहकारी होनी चाहिए तथा जिला पंचायत के समन्वयक के रूप में जिला कलेक्टर को उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिए। और कार्यकाल इसने कितना बताया था? 5 वर्ष निर्धारित किया था। अब आती है हमारी नेक्स्ट समिति, अशोक मेहता समिति, 1977।
दो स्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था इसने, खंड या मंडल और जिला परिषद। ठीक है, इसने ग्राम पंचायत का कोई सुझाव नहीं दिया था अशोक मेहता समिति ने। योजनाओं के निर्माण का कार्य मंडल पंचायत और योजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायी जिला परिषद को सौंपा जाना चाहिए। इसने राजनीतिक दलों को पंचायत चुनाव में हिस्सेदारी करने का सुझाव दिया था। इस समिति ने सुझाव दिया था कि कुछ कर आरोपित करने का अधिकार पंचायतों को सौंपा जाना चाहिए, जिससे वो योजना क्रियान्वयन में आत्मनिर्भर हो सके। और इसने 4 वर्ष का दिया था कि 4 वर्ष कार्यकाल होना चाहिए, जबकि उन्होंने कितना दिया था, बलवंत राय मेहता समिति ने, उन्होंने 5 वर्ष दिया था और जो अशोक मेहता ने 4 वर्ष दिया था। ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो आप याद ध्यान में रख सकते हैं। अब हम जानते हैं GV राव समिति जो 1984 में आई थी, ग्रामीण विकास और गरीबी हटाओ से संबंधित थी। इसने ही लेकिन पंचायतों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रोविजंस बताए थे। इस समिति ने राजनीतिक दलों के पंचायत चुनाव में हिस्सेदारी का विरोध किया। इसने सुझाव दिया कि सांसद या विधायक को पंचायत का पदेन सदस्य बनाया जाना चाहिए, जिससे संघ, राज्य और पंचायत के स्तर पर नीतिगत समन्वय स्थापित हो सके। समिति ने राज्य विकास परिषद के गठन का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष और विभिन्न पंचायतों के अध्यक्ष इसके सदस्य के रूप में शामिल किए जाए। समिति ने राज्य वित्त आयोग के गठन की भी सिफारिश की थी। किसने की थी ये? GV राव समिति ने। समिति ने सुझाव दिया कि पंचायत कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया, जिससे यदि किसी, है ना, 6 वर्ष इसने निर्धारित किया। ठीक है, किसने बताया? GV राव समिति ने। यदि कार्यकाल से पूर्व पंचायत भंग हो तो किसी भी दशा में चुनाव 6 माह के भीतर करा लिए जाने चाहिए। समिति के सुझाव को गंभीरता से लेते हुए 1986 में लक्ष्मीमल समिति का गठन किया गया। इसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया गया और संविधान संशोधन का आरंभिक प्रारूप तैयार किया गया। कभी कभी प्रीलिम्स में एग्जाम पूछ लिया जाता है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव कौन सी समिति ने दिया था, तो लक्ष्मीमल समिति ने दिया था। एल एम जो सिंघवी समिति है उसने दिया था 1986 में। इसी के आधार पर 1988 में एक संसदीय समिति जिसके अध्यक्ष PK थुंगन थे, संविधान संशोधन अंतिम प्रारूप तैयार किया। इसी के आधार पर 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 संसद में प्रस्तुत किया गया, परंतु ये पारित नहीं हो सका और अंततः 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि 73वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पंचायतों को संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है पंचायतों को। ठीक है, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रावधान हम देखेंगे जो अनिवार्य प्रावधान है, जो राज्य के द्वारा पालन किया जाना अनिवार्य। कौन कौन से? आर्टिकल 231A, इसमें ग्राम सभा का गठन होता है ना। ग्राम सभा में कौन कौन होते हैं? मतदाता सूची में सम्मिलित नाम वाला व्यक्ति सदस्य बन सकता है। ग्राम सभा के सभी सदस्य वो कहलाते हैं जो मतदाता सूची में उनका नाम हो। अनुच्छेद 243B में क्या है? जिला परिषद, मध्य स्तरीय पंचायत और ग्राम पंचायत, इनका तीनों का वर्णन है, ग्राम, मध्य स्तरीय और जिला। ठीक है, 20 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों में। ठीक है, इस तरह से। आर्टिकल 243C में क्या है? पंचायत सदस्यों का इसमें वर्णन है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाएंगे सदस्य तीनों स्तर पर। ठीक है, मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, तीनों के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, है ना। मध्य स्तरीय पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रीति से चुने जाएंगे, है ना। आर्टिकल 243D, इसमें आरक्षण से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण जनता के अनुपात में निश्चित किया जाता है और इन आरक्षित सीटों पर 1/3 सीट इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए कुल सीटों का कम से कम 1/3 सीट आरक्षण करने का प्रावधान है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीट में ST SC वर्ग की महिला सीट सम्मिलित कर ली जाती है। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया है, उसमें भी महिलाओं को अधिकार, मतलब चुनाव में, मतलब इस तरह के प्रोविजंस किए गए। पर ये जो है पंचायतों में ये पहले से ही दिए जा रहे हैं, तो ये काफ़ी महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत अच्छी पहल है। पर वास्तविकता में देखा जाए तो महिला प्रधान की जगह पुरुष प्रधान ही कार्य करता दिखाई दे रहा है। इसमें भी अभी बहुत सारे सुधार किए जाने की जरूरत है। आर्टिकल 243E में क्या होता है? कार्यकाल होता है पंचायतों का 5 वर्ष के लिए होता है। कार्यकाल से पूर्व भंग हो जाए तो नई पंचायत का चुनाव 6 माह के भीतर करा लिया जाए और शेष कार्यकाल के लिए निर्वाचित होती है। ठीक है, शेष कार्यकाल के लिए निर्वाचित होती है जो बाद में अगर चुनाव होते हैं, तो ये बात महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 243F में अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है। राज्य विधानसभा सदस्य के रूप में अयोग्य न घोषित किया गया हो
ठीक है। और इसमें जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट होता है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अंतर्गत होता है। सिर्फ इसमें एक ही अपवाद है, इसमें 21 वर्ष की आयु के बाद चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। जबकि लोकसभा में कितनी है, ये 25 वर्ष वाला व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, राज्यसभा में 30 वर्ष वाला लड़ सकता है, और जो पंचायतों में है वो कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। और वोट देने की आयु तो आपको पता ही होगी 18 वर्ष है। आर्टिकल 243(1) में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ये एक सलाहकारी संस्था है, ठीक है। ये पंचायतों में जो धन के लिए सिफारिशें करता है, ऐसे करों के बारे में सुझाव देता है जो पंचायत द्वारा आरोपित किए जा सके, है ना। ये प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार गठित होता है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही ये भंग हो जाता है। अब कुछ अनिवार्य प्रावधान हम देख लेते हैं। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग आर्टिकल 243 के तहत होता है। आर्टिकल 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। पंचायत और नगर निकाय है ना। नगर निकाय के लिए एक अलग आर्टिकल है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन चुनाव तो इसी के तहत किए जाते हैं। 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग जो बनता है वो चुनाव कराता है। एकल सदस्य होता है राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कार्यकाल राज्य विधानमंडल प्रावधान करता है कार्यकाल के लिए। कार्य क्या क्या, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना होता है। चुनाव चिन्ह का आवंटन करता है। परिसीमन करना, आरक्षित सीटों का निर्धारण करता है, ठीक है। जो पंचायतों के संबंध में होता है ना, उनका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि राज्य निर्वाचन आयोग ने भ्रष्टाचार के आधार पर किसी व्यक्ति की उम्मीदवारी को रद्द किया है तो ऐसे निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। ऐच्छिक प्रावधान क्या है, 3 स्तरों पर पंचायतों के नाम क्या होंगे, ऐच्छिक के। तीनों स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष का नाम क्या है, ये भी ऐच्छिक है। ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव किस तरह से होगा, प्रत्यक्ष हो गया या अप्रत्यक्ष होता है, ये भी ऐच्छिक है। राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए जाते हैं। इसमें लोकसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं पदेन अध्यक्ष होते हैं जिला पंचायत के। राज्यसभा और विधान परिषद मतदाता सूची में पंजीकृत होने के आधार पर सदस्य होते हैं। कहाँ, जहाँ भी ये पंजीकृत सूची में लोग होंगे वहाँ के वो सदस्य बन जाएंगे। आर्टिकल 243 में क्या वर्णन है, पंचायत की शक्ति और अधिकार। 11वीं अनुसूची के विषय पर कानून राज्य विधानमंडल विधि बनाकर अधिकार सोच सकता है, ठीक है। मतलब इनमें 29 विषय दिए गए हैं, ठीक है, 11वीं अनुसूची में, जो पंचायतों से संबंधित है। इस पर वो नियम कानून बना सकता है। कौन, पंचायत है। आर्टिकल 243(a) है। इसमें पंचायतों को कुछ वित्तीय अधिकार दिया है। जैसे राज्य कुछ कर या शुल्क वसूल करने का एवं उनके उपयोग का अधिकार पंचायतों को सौंप सकते हैं। आर्टिकल 243(m) में क्या वर्णित है, कुछ क्षेत्रों में पंचायत संबंधी प्रावधानों का लागू न होना। जैसे कोई विशिष्ट अनुसूचित क्षेत्र हो, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय क्षेत्रों में, मणिपुर के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मणिपुर पर्वतीय परिषद है, दार्जिलिंग के ऐसे क्षेत्र जहाँ गोरखा परिषद कार्य कर रही है। अब आता है विशिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार। ऐसे क्षेत्र जहां अनुसूचित जनजातियों का संगठन किसी राज्य में बड़ी संख्या में हो विशिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किए जा सकते हैं। 1994 में इन क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार करने के लिए भूरिया समिति का गठन किया गया था, जिसके सुझाव पर 1996 में पंचायतों का विशिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम पारित किया गया। कौन सा एक्ट किया गया, पेशा पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एक्ट 1996। 2013 में इसमें संशोधन किया गया और वर्तमान में इसके प्रमुख प्रावधान है। कौन कौन से इसके प्रावधान, राज्य विधानसभा पंचायतों के लिए जो भी कानून बनाई हो अनुसूचित क्षेत्र की जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और पारंपरिक कानूनों के अनुरूप होनी चाहिए। एक गांव उसे माना जाएगा जहां एक जनजातीय समुदाय के लोग निवास करते हो। प्रत्येक पंचायत को यह अधिकार होगा कि आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए वो पारंपरिक कानूनों का प्रयोग कर सके। अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों में कम से कम 50% सीट जनजातियों के लिए आरक्षित होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 50% सीट। और अध्यक्ष पद पर अनिवार्य रूप से जनजाति के लोग के लिए आरक्षित होगी। अनुसूचित क्षेत्रों में विकास संबंधी परियोजनाएं, भूमि अधिग्रहण संबंधी कानून लागू करने से पूर्व ग्राम सभा से पूर्व सूचना की अनुमति अनिवार्य है। अनुसूचित क्षेत्रों में खनिज या वन उत्पादों के संदोहन के लिए ग्राम सभा से पूर्व सूचना अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो ये हमारा हो गया पेशा। अब हम पंचायती राज की कुछ चुनौतियाँ उसको जान लेते हैं ब्रीफ में। सबसे पहले संगठनात्मक चुनौती, वित्तीय चुनौती, प्रशासनिक चुनौती और सामाजिक चुनौती। पंचायतों के गठन के संदर्भ में ये प्रावधान किया गया है कि 3 स्तर पर पंचायतें गठित है। तीनों स्तर पर पंचायतें आपसी सहयोग के द्वारा प्रत्येक स्तर पर विकास को सुनिश्चित करें। परंतु वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि
उच्च स्तर की पंचायतें निचली स्तर की पंचायतों को अधीनस्थ मानते हुए कार्य करती है और इससे पंचायतों के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कानून बनाने के लिए तीनों स्तर की पंचायतें राज्य विधानमंडल पर निर्भर है और यदि राज्य विधानमंडल इन्हें विधान बनाने का अधिकार नहीं सौंपता है तो पंचायतों की व्यवहारिक उपयोगिता शून्य हो जाती है। अब कुछ वित्तीय चुनौती है। क्या चुनौती है? पंचायतें विस्तृत रूप से राज्यों पर निर्भर होती है और राज्य विधानमंडल ही इन्हें कर लगाने का अधिकार सौंप सकता है। राज्यों ने संघ पर निर्भरता होने के आधार पर पंचायतों को कर लगाने के अधिकार के प्रत्यायोजन से इनकार किया है। ऐसी स्थिति में पंचायतें राज्य वित्त आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर प्राप्त राजस्व पर निर्भर रहती है। परिणाम स्वरूप पंचायतें योजनाओं के आधार पर वित्त नहीं प्राप्त करती बल्कि वित्तीय प्राप्ति के आधार पर योजनाओं का निर्माण करती है। ये भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। अब आती है प्रशासनिक चुनौतियाँ, ठीक है, जो प्रशासन के आधार पर रहती है। पंचायत अपने कार्यों के निर्वहन के संदर्भ में प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्भर होती है और प्रशासनिक अधिकारियों की मानसिकता पूर्वाग्रह से ग्रसित है। परिणाम स्वरूप नौकरशाही पंचायतों पर वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करती है। इससे पंचायत अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं होती दिखाई दे रही है। और कुछ सामाजिक चुनौतियां हैं, जैसे पंचायतों में आरक्षण के प्रावधान से समाज के पिछड़े वर्ग और महिलाओं में चेतना का विस्तार हुआ है। परिणाम स्वरूप स्त्री पुरुष संघर्ष एवं जाति संघर्ष में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त अपराधीकरण और भाई भतीजावाद में भी वृद्धि दिखाई देती है, ठीक है। मतलब देखो ये क्या हो गया, सामाजिक चुनौती क्या है, महिलाएं को 1/3 सीटें हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा होता है पुरुष, वहाँ के जो महिला सरपंच होती है पुरुष उसकी जगह कार्य करता हुआ दिखाई देता है। और जो लॉबिंग भी होती है गांव में, ठीक है, जैसे आधा गांव बढ़ जाता है कि आधे इधर है आधे इधर है, वो काफ़ी झगड़े वगैरह भी होते हैं, ठीक। सुझाव क्या क्या दे सकते हैं? विधायी अधिकारिता स्पष्ट रूप से विभाजित राज्य विधानमंडल पर निर्भरता समाप्त होनी चाहिए। कार्य का विभाजन तीनों स्तर की पंचायतों में होना चाहिए। ग्राम स्तर पर चेतना के विकास के लिए एनजीओ और नागरिक समाज को कार्य करना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर कार्य करने के लिए दिया जाना चाहिए। वित्तीय अधिकार विस्तृत होने चाहिए, जैसे गृह कर, मनोरंजन कर, ग्रामीण उद्योग कर, टोल टैक्स, पेयजल कर, इन पर भी अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए, ठीक है। अब हम नगर निकाय जो 74वें संविधान संशोधन के बारे में बंद करते हैं, उसे कल या अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।